Hey guys, this is Sahil Doon. I got All India rank 3565 in NEET 2022 with marks 655 out of 720 because at that time question papers were really hard and scoring above 600 was really difficult. But I'm very happy to say that and I'm really proud of myself that I did it. And with that marks and rank, I am currently pursuing my MBBS at AIMS Bilaspur. And today I'm gonna share my NEET journey with you, starting from that day जब मुझे पता भी नहीं था कि NEET जैसा कोई एग्ज़ाम होता है, and to that day जब फाइनली रिजल्ट आया and I was so happy. नहीं तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एट एंड ऑफ दिस वीडियो कि मुझे कैसा फील हुआ था उस टाइम पे. एंड रीज़न बिहाइंड कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, टेक इट एज ए मोटिवेशन वीडियो जिनका इस बार नीट नहीं निकला नेक्स्ट 26 में या फिर वो 27 के लिए परस्यू कर रहे हैं कोई भी स्टूडेंट. तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे थी ताकि तुम उससे मोटिवेट हो सको. तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं मेरे बैकग्राउंड से. तो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मेरे पापा किसान हैं और मेरी जो माँ जो है वो एक हाउस वाइफ है, तो तुम आइडिया लगा सकते हो. और जिसके कारण मुझे 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ा था. और हमारे आसपास बस एक ही गवर्नमेंट स्कूल था जो इंग्लिश मीडियम था, तो मैंने उसमें एडमिशन लिया. और अब आ जाते हैं 10th क्लास में. तो मैं स्टडीज़ में अच्छा था. मैं साइंस में अच्छा स्कोर कर रहा था, मैथ में अच्छा स्कोर कर रहा था. ऑलमोस्ट हर टेस्ट में फुल मार्क्स ही आते थे. बट फिर मेरा एक दोस्त था हर्ष नाम का, वो उसी गांव का था, और उसने मेरे को बोला कि हम कोचिंग लेते हैं, रोहतक चलते हैं. ठीक है, तो मैं कहा ठीक है. और तो हम रोहतक गए और फिर मेरे को आइडिया लगा वहाँ पे कि बच्चे तो यार मैथ के लिए बहुत एडवांस किताबें पढ़ते हैं, जैसे कि आर डी शर्मा एंड वगैरह वगैरह. तो फिर मैंने तो ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने तो बस हरियाणा बोर्ड की पढ़ी है. और जो बच्चे जिनको बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि हरियाणा बोर्ड काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू सीबीएसई. लेकिन जो साइंस है वो लगभग सेम लेवल की है, सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड की वो लगभग सेम लेवल की है. तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो मैं डिसएडवांटेज में चला जाऊँगा, इसीलिए फिर मैंने 11th क्लास में साइंस ली, मैथ नहीं लिया. तो 10th पास आउट करने के बाद जब मैं 11th क्लास में सेम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया साइंस लेने के लिए, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी चला गया था. जैसे कि मान लो एडमिशन लेने का जो पीरियड होता है वो 1 महीने का होता है, तो मैं पहले 1-2 दिन में ही चला गया था अपने भाई के साथ. तो वहाँ पे फिर एक दांगी मैम नाम की टीचर थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा, और वहाँ पे भीड़ नहीं था ना इसलिए बोला क्योंकि मैं अकेला ही था वहाँ पे, कि बेटा अभी तू तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है. दांगी हमें केमिस्ट्री पढ़ाती थी एंड आई वाज रियली गुड एट केमिस्ट्री. तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा तू पढ़ाई में अच्छा है, तो तू 11th-12th के बाद या फिर इसके साथ साथ तेरा क्या प्लान है. एंड आई वाज लाइक कि मैम मैंने ना 10th क्लास में अभी एक दो हफ्ते पहले एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे नीट की कोचिंग की. तो मैं सोच रहा था कि ना ऐसे ही 11th-12th के साथ स्कूल के साथ साथ ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से देख के थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को देना चाहता हूँ मैं. मुझे फिर भी कोई एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में डिटेल्स में, बस ये पता था कि एग्ज़ाम नाम का होता है. मुझे 1-2 हफ्ते पहले ही मालूम चला था. एंड मैम सेड कि नहीं देख ऐसे नहीं होता है. दांगी मैम ने बोला कि हमारी जो मेरी जो फेलो टीचर उनकी लड़की भी इसी की तैयारी करेगी अभी, और उन्होंने आकाश में एडमिशन लिया है, तो तू भी आकाश में एडमिशन ले, आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग में रोहतक में. और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है आकाश की, मैं बस अपनी ऑनेस्ट नीट जर्नी शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ. एंड मैम ने एक और चीज़ बात बोली कि आई नो कि तू मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, अगर कोई पैसों की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं दूंगी, बट यू आर रियली गुड एट स्टडीज़ और तू एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक नीट क्लियर करके अपनी लाइफ सुधार सकता है एंड काइंड ऑफ लाइक दैट. तो मैम ने मेरे को मोटिवेट किया है और मैंने बोला कि तू अपनी फैमिली से मेरी बात करा, मैं डायरेक्टली बात करती हूँ. और मैंने कहा मैम ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी मम्मी से बात करके देखता हूँ. एंड अनदर सपोर्टर ऑफ माई लाइफ, माई बिगेस्ट सपोर्टर मेरी पूरी ज़िंदगी की, वो मेरी माँ थी. वो मेरी माँ ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया किसी भी चीज़ में. उनको आइडिया नहीं होता था क्योंकि कैसे करना है, बट उनको मिल जाए ना कोई तरीका तो वो अपना पूरी जान लगा देते कि ठीक है बच्चे के लिए करना है तो कर देते हैं. एग्जैक्टली उनको आइडिया नहीं होता था. तो फिर मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, पैसे की कोई चक्कर नहीं है, हम अरेंज कर लेंगे. तो बट मैम से बात करते हैं. एंड फिर मैं मम्मी को लेके गया स्कूल में उसी टाइम पे, और मम्मी ने बोला कि अभी चलते हैं कि अब तो मैम का बाद में मन बदल जाए, क्योंकि मम्मी को हमेशा से होता है कि कुछ ना कुछ करना है बच्चे के लिए. तो फिर हम गए स्कूल में और फिर मैम ने बोला कि ऐसा है, आपका लड़का बहुत अच्छा है, आप इसकी कोचिंग कराओ, एक्सपेंसिव होगी बट आई विल हेल्प. तो मम्मी ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हम कर लेंगे. और फिर मैम ने बोला कि देखो मैं प्रिंसिपल सर से बात कर लूँगी, हम आपकी नॉन अटेंडिंग दिला देंगे स्कूल से, और आप बस आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराओ बच्चे का, बच्चा अपने आप कर लेगा उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी. एंड माई मॉम वाज लाइक ओके थैंक यू सो मच, मीन्स ए लॉट, ऑब्वियसली इन हिंदी, बट मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें. और फिर
ये वो पॉइंट था जहाँ पे मेरी पूरी लाइफ डिसाइड हो गई। मतलब कुछ बहुत सारे पॉइंट थे ऐसे तो, लेकिन ये एक मेजर पॉइंट था, बहुत ज़्यादा मेजर मेरे लिए। क्योंकि अगर वो उस टाइम मैं एडमिशन लेने के लिए जल्दी नहीं जाता और भीड़ में जाता तो मैम शायद ये बात ना करती, शायद मैम मेरी हेल्प ना करती। और मैं आज भी ग्रेटफुल हूँ दांगी मैम का, और मेरी माँ का तो हमेशा के लिए रहूँगा ही मैं, पर दांगी मैम का भी, कि उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने बल्कि ये भी बोला था कि अगर तेरे को आने जाने में दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा दूर है, तेरे को आने जाने में 1 घंटा लगता था मेरे को, सिर्फ जाने जाने में 1 घंटा लग जाता था, आने में 1 घंटा लग जाता था कोचिंग से, तो तू मेरे घर पे रुक सकता है, आई विल हेल्प यू, क्योंकि तू मेरे लड़के जैसा ही है। मैं तो तेरी जो पर्सनैलिटी है वो मेरे छोटे लड़के जैसी है। और मैम ने मुझे अपने छोटे लड़के से मिलाया भी था मेरी कोचिंग के टाइम पे। सो आई वॉज लाइक यार मैम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं। बट तब समझ में आया, अब समझ में आता है कि ऐसे टीचर्स बहुत रेयरली मिलते हैं आपको जो एक्चुअल में आपकी हेल्प करना चाहते हैं गवर्नमेंट फील्ड में। वरना गवर्नमेंट टीचर मोस्टली ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को सिर्फ पीटने आते हैं और या फिर सैलरी लेने आते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा स्टूडेंट कामयाब हो रहा है कौन नहीं, और ऐसे बहुत सारे थे। बट दांगी मैम वॉज वन ऑफ द रेयरेस्ट जेम। तो अब बैक टू द नीट स्टोरी गाइस। तो फिर मैंने आकाश में एडमिशन लिया। मेरा 11th क्लास में थोड़ा कम स्कोर आता था, 500 समथिंग, 530। मेरा पहला टेस्ट के बाद दांगी मैंने मुझे अपने लड़के से मिलाया, उसने मुझे कुछ एडवाइस दी। तो फिर उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मैंने 11th में अपने मार्क्स इंप्रूव किए। फिर मैं 600 के पास पहुंच गया, पर 600 मैंने टच नहीं किया। 580, 570, 575 कुछ ऐसे मार्क्स आने लग गए। और फिर मैं धीरे धीरे 600 प्लस भी क्रॉस करने लग गया, 620, 630, 11 तक। फिर उसके बाद कोरोना आ गया और हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई। अब यहाँ पे मेरा डाउनग्रेड चालू हो गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं जैसे कि जूम क्लासेस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पे हमारी क्लासेस लगती थी आकाश इंस्टीट्यूट की, और मैं साइड में इंस्टा रील्स, गेम, वेब सीरीज़ ये सब देखने लग गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो मेरी 11th वाज नाइस, बट 12th मेरी ख़त्म। और स्पेशली केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे मैं अच्छा था तो ये सीन हुआ मेरे साथ। फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ गाइस। वो मेरा वर्स्ट डे था, बहुत रोया मैं। एग्ज़ाम से पहले काफ़ी स्ट्रेस में था, जैसे तुम हो गए अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस किया हो कि आपकी जब तैयारी नहीं होती आप खुद से नफरत करने लग जाते हो कि मैंने क्यों नहीं किया, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश में थोड़ा और टाइम मिल गया होता, मैं पूरी तैयारी कर देता, पूरी जान लगा देता, बट नहीं। और उस टाइम भी लीक की न्यूज़ चली थी, लीक पेपर हुआ था उस दिन भी, पर उन्होंने ये बोल दिया कि बस राजस्थान में लोकेलिटी में हुआ था तो कोई रीनीट नहीं होगा। अगर उस टाइम होता ना तो मैं उस 2 महीने में अपने मार्क्स 550 से 600 प्लस लिया था, क्योंकि मेरे 550 मार्क्स आ गए थे फिर भी। सो दैट वाज द स्टोरी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत रोया था, तो फिर मुझे दोबारा से उस चीज़ के बारे में नहीं निकाला, क्योंकि मैंने नीट के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था लाइफ में, सब कुछ। मतलब मैं कुछ नहीं करता था, ना कुछ इंजॉय करता था, ना दोस्तों के साथ घूमता था, दोस्तों के साथ कट ऑफ कर दिया था, ना किसी लड़की वड़की से बात, कुछ भी नहीं। एकदम ही शांत स्वभाव का लड़का जो बस कोचिंग जाता है, कोचिंग से वापस आता है। मैंने रोहतक में भी नहीं घूमा भाई मैं कहीं पे भी, जबकि मैं गाँव में रहता था। तो गाँव के लोगों को शहर में घूमने का शौक होता है, तो मैं नहीं घूमा था। मेरे को बस कोचिंग जाता था, कोचिंग से वापस आता था, सिर्फ पढ़ाई करी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तब वहाँ से आउटडोर तुरंत का आया था कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए नीट के टाइम पे, पर वो हम बाद में बात करते हैं, दोबारा से नीट जर्नी पे आते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं कोई और कोर्स ले लूँगा, BDS वगैरह, आयुर्वेद कुछ भी टाइप। तो फिर मुझे आकाश से कॉल आता है कि ऐसे ऐसे हम ड्रॉपर बैच चालू कर रहे हैं, क्या आप एडमिशन लेना चाहेंगे? लाइक नहीं मैम कोई बात नहीं, मैं BDS ले लूँगा। मैम बोली इसमें स्कोप नहीं है, पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। फिर मेरे दोस्त का कॉल आता है सारा का, एंड उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ होता, क्योंकि उसके मार्क्स में से ज़्यादा आ रहे थे, उसके 575 या 565 कुछ थे आई गेस। तो फिर उसने बोला कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ, तो देख ले यार तू भी ले ले। एंड शी इज़ स्टिल माई फ्रेंड और काफ़ी अच्छी दोस्त है, आई होप कि हम आगे भी रहें। तो फिर उसने मुझे मोटिवेट किया ड्रॉप लेने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, देख हमारा स्कोर अच्छा है, हम अगले साल क्या पता MBBS कर रहे हो, 1 साल ले ले, अगर 1 साल में भी नहीं हुआ तो हम कुछ और कर लेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड साहिल, वरना तेरी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तू में अच्छे स्टूडेंट है, मैं नहीं चाहती कि तू ऐसे अपना वेस्ट कर, तू BDS मत ले, तो एक बार और MBBS के लिए ट्राई कर। आई वाज लाइक ओके डूड। तो फिर उसके बाद कोरोना भी ख़त्म, ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई, ड्रॉपर बैच में स्टार्ट किया। एंड मेरी 11th क्लास पहले से अच्छी थी, मुझे बस 12th पे फोकस करना था। तो फिर मैंने वो किया और मेरे मार्क्स आने लग गए 700, 720, 715, 710, 695 ऐसे हर टेस्ट में। एंड वाज वेरी हैप्पी कि यार ये तो अच्छा है, तो मैं नीट पक्का निकल जाएगा। और एट द एंड ऐसे ही चलता रहा लास्ट तक। और जब मैं फाइनली नीट एग्ज़ाम दिया, मेरा कज़न भाई मुझे लेके गया एग्ज़ाम के लिए,
तो मैं वहाँ जाके लेट गया, पहले ही जल्दी लेट के हेड डाउन कर लिया मैंने एग्ज़ाम से पहले, आधा एक घंटा आराम से रेस्ट किया। मेरे को पता था कि मैं कुछ कर लूँगा। मैंने क्वेश्चन देखा, आया मेरे सामने क्वेश्चन पेपर, मैंने पलटा उसको, मैंने अटैम्प्ट नहीं करना चालू किया, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी होती है कि मैं पहले देखता हूँ कि कैसे क्या करना है। क्वेश्चन पढ़े, आई वाज लाइक कि यार मोस्टली क्वेश्चन मेरे को आते हैं, मेरा हो जाएगा। मेरा कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर। मैंने सबसे पहले फिजिक्स अटैम्प्ट की, क्योंकि मैंने नई स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैं फिजिक्स सबसे पहले अटैम्प्ट करूँगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी और फिर उसके बाद केमिस्ट्री लास्ट में। फिजिक्स अच्छी कर दी, बायोलॉजी अच्छी कर दी, केमिस्ट्री करने लग गया। केमिस्ट्री के बीच में आंखों से पानी टपकने लग गया। आई डोंट नो इट वाज सम काइंड ऑफ एलर्जी और व्हाट, मेरे को समझ नहीं आया, पर आंखों से पानी टपकता रहा मेरे को समझ नहीं आया। मैंने बस पूछा और फिर मैं करता गया। मैं चल नहीं करना। फिर मेरा 15-20 मिनट पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और फिर मैंने पेन ऐसे 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 ड्रॉप किया मैंने पेन अपना उस पर कि मेरे को तो हो जाएगा। आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि भाई 600 प्लस तो आई ईजिली स्कोर, ईजिली। ठीक है, तो फिर घर पे आया, मैंने आंसर की मैच करी। आई वाज लाइक ओके ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, फक ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फक भाई, मैं तुम्हें अपना डोपामिन कैसे बताऊं, एक्सपीरियंस कैसे कराऊं। जैसे डोपामिन होता है ना, वो ऐसे बढ़ रहा था हर क्वेश्चन के साथ। मैंने अटैम्प्ट भी ऐसे किया। सबसे पहले बायोलॉजी देखी 360 आउट ऑफ 360, फिजिक्स देखी 170 आउट ऑफ 180। आई वॉज वेरी हैप्पी। केमिस्ट्री में नंबर कटा वहाँ दुख हुआ मेरे को, पर कोई बात नहीं, मेरा फिर भी 660 स्कोर बन रहा था। वेरी हैप्पी भाई, वेरी हैप्पी कि कोई बात नहीं, सिलेक्शन मिल गया। अब तो मुझे कोई ना कोई कॉलेज पक्का मिल जाएगा कि अब तो मुझे ऋषिकेश मिल जाए। उस टाइम 2022 में 21 में 655 पे एज ए जनरल स्टूडेंट आपको मिल जाता है ऋषिकेश। और मैं EWS मिडिल क्लास हूँ, तो मुझे EWS का कोटा मिलता था उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम ना मुझे वो मिल जाता था ऋषिकेश, पर नहीं, उस टाइम कट ऑफ बढ़ गई। और फिर फाइनली आता है रिजल्ट में साहिल दुहन, दिस रोल नंबर, दिस स्कोर 655 आउट ऑफ 720, ऑल इंडिया रैंक 3565। मेरी फैमिली, तो मैं बताता हूँ, मैं सीधी सादी से ज़्यादा ऑनलाइन वगैरह का तो कोई नॉलेज नहीं, कोई रिजल्ट कैसे आता है, काउंसलिंग कैसे होती है, कोई आइडिया नहीं। सीधी सादी सारा मेरे पे होता था। तो मैंने चुपके से देखा था, अकेला बैठ के, और पहले मैंने बताया भी नहीं था। मैंने देखा, रात की बात थी, मैं सबसे टेरेस पे गया, अपने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, और वहाँ पे मैं गाने सुनता था जब भी मेरे को स्ट्रेस होता था नीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पे, तो बस घूमता रहता था ऐसे, और मैं चिल्लाया भाई क्या फीलिंग थी वो। और मैं ना अपनी जो चीख थी उसको थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा था, ताकि किसी को, कि मैं थोड़ा ऑकवर्ड तो था ही ऑब्वियसली कि पड़ोसी सुन लेंगे, पर भाई आई वाज सो फकिंग हैप्पी, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं वो फीलिंग तुम्हें। वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग ऑफ माई लाइफ। देखो मेरी अभी भी हार्ट बीट बढ़ गई, क्योंकि उसके बारे में सोच के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद मेरी लाइफ पूरी ही चेंज हो गई। आई एम सो हैप्पी। फिर काउंसलिंग कराई, एम्स ऋषिकेश नहीं मिला, बट फिर मुझे एम्स बिलासपुर मिल गया, क्योंकि मुझे ऐसे ही नेचर वाली जगह पे जाना था, मुझे घर वालों से थोड़ा दूर जाना था, ताकि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूँ और फैमिली से दूर। बट आई लव माई फैमिली, नो हेट टू देम, बट वो क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा सा दूर जाना था, क्योंकि इन्जॉय करना था मेरे को लाइफ यार। तो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ यार, तो मेरा चैनल देखोगे मैं फुल्ली इन्जॉय करता हूँ उस लाइफ को, कि मैं नीट एस्पिरेंट टाइम जो स्ट्रगल किया उसको इन्जॉय कर रहा हूँ। सो दैट वाज माई होल नीट जर्नी। और एक और चीज़ जो मैं 2 चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आउटडोर दुल्हन कैसे बना। तो जब मेरा नीट नहीं निकला पहली बारी में, मैं बहुत डिप्रेस था। मैंने बहुत सारे देखे कि MBBS लाइफ वगैरह कैसी होती है। उन्होंने बताया था कि ऐसे पढ़ना होता है, कोई मज़े नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस आप पढ़ते रहो, सबको सेक्रीफाइस कर दो। और मैंने किया 11th-12th में यार, क्या मिला, कुछ नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने 12th में बैलेंस लिया लाइफ में कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, मैं थोड़ा इन्जॉय करूँगा, ताकि मैं दोबारा से टूट ना जाऊँ। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए लाइफ में जो मुझे संभाल ले। मेरे दोस्त थे और भी थे कुछ, तो ऐसे थी मेरे पास लाइफ थी एक ड्रॉपर बैच में। तो फिर वहाँ से मैंने को आउटडोर दुल्हन का चैनल आया, आउटडोर दुल्हन, जहाँ पे मेरा मेन मोटिव है चैनल का नीट एस्पिरेंट्स को ये बताना कि तुम्हारा सिलेक्शन होना या ना होना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और सही तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी होती है, सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता गाइस। उस पर डिपेंड करता है ना कि इस चीज़ पे तुमने कितना सेक्रीफाइस किया। डिसिप्लिन होना चाहिए, बट सबको सेक्रीफाइस मत करो, अपनी पर्सनैलिटी डल मत करो। तो मैं देखो मेरी पहली वीडियोस में बहुत बार बात करी इस बारे में। सो ये था आउटडोर दुल्हन का ओरिजिन गाइस। सो दैट वाज माय होल नीट स्टोरी। आई होप इट वाज मोटिवेटिंग टू यू,
एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चे मुझे उसके लिए पूछते रहते हैं कि भैया गाइड कर दो, गाइड कर दो, गाइड कर दो, और मैं बहुतों की रिप्लाई भी करता हूँ। यकीन मानो गाइस, तुम्हें लग रहा होगा कि इसको तो 5000 सब्सक्राइबर है, अभी करंटली मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुए हैं पिछले हफ्ते, इसको तो क्या ही टेक्स्ट आते होंगे, पर मुझे रोज़ के 20-30 टेक्स्ट आते ही रहते हैं, कोई ना कोई शॉर्ट से आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, डीएम करते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, बहुत तो ही करता हूँ। जो देख रहे हैं उनको पता, वो कोई ना कोई कमेंट में बता ही देगा कि हाँ भैया रिप्लाई करते हैं। कमेंट्स का भी मोस्टली रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक रूड MBBS कंटेंट क्रिएटर बनूँ जो नीट एस्पिरेंट्स को भाव ही ना दे। मैं तुम्हारे बारे में जेन्युइनली केयर करता हूँ गाइस, बट एट द एंड मैं तुम सबकी रिप्लाई नहीं कर सकता। और काफ़ी बच्चे मेंटरशिप भी बनाना चाहते थे, और मैं मेंटरशिप ऐसे फ्री फालतू में कुछ भी बेचना नहीं चाहता था, तो फिर मैंने अभी रिसेंटली एक ऑफिशियली और एकदम पूरा डिटेल्ड लेक्चर बनाया है मेंटरशिप से रिलेटेड। और मैं कोई बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मत खरीदो, बट जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए मुझसे ही चाहिए, उनके लिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा हो रहा है तो अच्छी बात है यार, मैं कोई बेचना नहीं चाहता, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, मैं तुमसे नहीं चाहिए, मैं स्पॉन्सरशिप ले लूँगा किसी से, बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। मैं एक साल में कोई MD MS कर लूँगा तो मुझे महीने के 1 लाख मिल जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मुझे रिप्लाई करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो मैंने एक डिटेल्ड मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसमें तुम्हें क्या मिलेगा अगर तुम मुझे करते हो उसको, तो मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास शेयर करूँगा जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है एकदम कैसे क्या पढ़ना है, एकदम जीरो से लेकर। अगर तुम्हें ये पता है कि नीट एग्ज़ाम होता क्या है, जो मैंने सीखा अपने 3 साल की जर्नी में, ड्रॉपर जब मैं सिलेक्शन नहीं हुआ, ड्रॉपर के बाद जो मेरा सिलेक्शन हो गया, पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, कैसे क्या बायोलॉजी सेक्शन डिवाइड होते हैं, कैसे केमिस्ट्री, कैसे फिजिक्स, कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, डिसिप्लिन क्या होता है, तुम्हें इंजॉय कैसे करना, साथ में कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है, क्या तुम बिना इसके सिलेक्शन नहीं ले सकते, मतलब सब कुछ एकदम जो भी तुम सोच सकते हो ना, वो हर चीज़ एक्सप्लेन किया मैंने। पूरा 1-2 घंटा बैठ के पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। तुम्हें वो वीडियो भी मिलेगी उसके बाद, अगर तुम वो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो। और उसके बाद ऐसा नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसे हाथ पकड़ के अब वीडियो देख लिया अब निकल यहाँ से, जैसे बाकी कोचिंग सेंटर्स करते हैं वगैरह वगैरह, नहीं। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स भी कम लूँगा, मैं बस 30 स्टूडेंट्स लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। सुपर 30 हम ग्रुप का नाम रखेंगे, सुपर 30। और रीज़न बिहाइंड इस क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को मैं मेंटरशिप दूँ वो जेन्युइनली अच्छा करें, सीधी सी बात है भाई, वरना मत लो, बात खत्म। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब तक नीट 2027 नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है। तुम्हें कॉल्स मिलेंगी, फ़ोन कॉल्स, अगर नीडेड, जो मैं डिसाइड करूँगा कि भाई तुम्हें ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। वरना मोस्टली बच्चे बस घबराहट में हर रोज़ ही कॉल कर देंगे, जो तुम्हें पास टाइम नहीं है। अगर 30 बच्चे रोज़ कॉल करेंगे तो मैं अपने MBBS कैसे करूँगा, समझ रहे हो। तो फिर कॉल्स होंगी महीने में 1-2, जितनी भी नीडेड होंगे। महीने में 1-2 बार मैं तुमसे पूछूंगा, मैं मतलब मोस्टली पूछ लूँगा, दिन में ही पूछ सकता हूँ, हफ्ते में ही पूछ सकता हूँ, अपडेट्स लूँगा कैसी प्रोग्रेस चल रही कैसी नहीं। और पूरा साल चलेगा। तुमने एक बार ज्वाइन कर ली मेंटरशिप तो मैं तुम्हारा साथ जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा नीट 27 एग्जाम नहीं हो जाता। एंड मे बी आई विल हेल्प यू इन काउंसलिंग ऑल्सो। सो दिस इज़ माई मेंटरशिप प्रोग्राम। और भी फाइन डिटेल्स हैं जो मैं तुम्हें भेज दूँगा अगर तुम मुझे DM करते हो इंस्टाग्राम पे, जो कि तुम्हें लिंक में इसमें मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का भी लिंक भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। तुम वहाँ मुझे कर सकते हो अगर तुम्हें डिटेल्स चाहिए। और प्राइस की बात गाइस, प्राइस काफ़ी लोगों को लगता है कि एक्सपेंसिव होगा, तो एक्सपेंसिव है। 3000 का मेंटरशिप होती है हर किसी की, कोई भी अच्छी कोचिंग ले लो। कई तो एक सेशन के 1000 2000 ले लेते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि बिल्कुल ही वेस्ट है। एक सेशन में आपका कुछ नहीं होता और वो बस पैसे बनाने का एक तरीका है, तो मैं वो नहीं करना चाहता। बट आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। सो 3000 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 50% डिस्काउंट, ओनली 1500 गाइस। और लेना है मत लो यार, मतलब नहीं लेना तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बेच नहीं रहा हूँ। एट द एंड मैं वही बात है, जिसको लेना है मतलब जिसको मुझसे ही गाइडेंस चाहिए उसके लिए है। जो उनके मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ उनको बार बार रिप्लाई चाहिए और गाइडेंस चाहिए, सिर्फ उनके लिए। वरना कोई चक्कर नहीं, तुम्हारा हो रहा है अच्छे से करो भाई, कोई चक्कर नहीं, सीधी सी बात है। और दैट्स इट, दैट वाज माय मेंटरशिप प्रोग्राम। और एक और चीज़ जो मैं तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ गाइस, जिनका नीट एग्ज़ाम नहीं निकला 26 में, जो अभी हैं, आई नो यार तुम बहुत ज़्यादा सैड हो गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, कईयों के तो कई ड्रॉप चल रहे होंगे। और वो बात की बात है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि लेना चाहिए, प्लान भी क्या होना चाहिए, वो उस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं हमेशा बात ही करता हूँ कि भाई MBBS को सब कुछ नहीं है, कुछ और भी तरीके होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं MBBS में नहीं आता, मेरे पास MBBS के अलावा और ऑप्शन रखता मैं, पर नहीं थे यार। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, MBBS के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
सो दैट वाज द स्टोरी। और बैक टू द पॉइंट, जिनका नहीं निकला, आई नो तुम बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो अंदर से, बट यार क्या कर सकते हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया है। रिज़ल्ट मैटर करता है, रिज़ल्ट ही मैटर करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जब मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं निकला ना भाई, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स भी इतने गंदे तरीके से बात करते थे ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। ठीक है, आज वो डॉक्टर साहब करते हैं, प्यार से बात करते हैं, पर भाई मेरे पास जो एक बार गलत बिहेव कर देना, मेरे अंदर से नहीं निकलती बात, मेरे को पता है। और फिर उसके बाद कैसे बिहेवियर चेंज होता है, जो आपका सिलेक्शन हो जाता है, उनको पता है भाई डॉक्टर बन जाएगा। इवन वो ये कहते थे कि भाई बाकी सब घर पे काम कर रहे हैं, इसका क्या है, ये क्यों नहीं काम करता, ये पढ़ता रहता है, इसका यही है कि सिलेक्शन तो इसको हुआ नहीं, ऐसे ऐसे बोलते थे। और जब सिलेक्शन हो गया तब बोलते थे कि हमें तो पता ही था सिलेक्शन हो जाएगा। और मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं, ये बच्चा पढ़ेगा, तुम्हारे जो भी काम है मैं करा दूँगी, मैं कर लूँगी। ऐसे होता था कि ये बच्चा बस पढ़ेगा या कुछ नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा अपनी मम्मी का, और दांगी मैम का भी, जिन्होंने मुझे गाइड किया। इसलिए मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है गाइस। और मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क के कोई मायने नहीं जब तक आप सही तरीके से स्मार्ट वर्क ना करो। मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था ही नहीं कभी। मेरे साथ के कोचिंग के बच्चे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, आई वाज लाइक फक ब्रो, इतना कौन पढ़ता है, जरूरत ही नहीं है इतने की। मैं पढ़ता था दिन के 3 घंटे, 4 घंटे, कोई टाइम टेबल नहीं, जब मन करता था तब पढ़ता था, नहीं मन करता था तो नहीं पढ़ता था। पर जब पढ़ता था तो पूरा एकदम फोकस होकर पढ़ता था और सही तरीके से पढ़ता था। मैंने टाइम वेस्ट करा ही नहीं। मैंने कोचिंग ट्रिप एस्केप किया भाई। जैसे कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, इंक्लूडिंग आकाश, उन्होंने क्या करते हैं कि एडवांस पढ़ा देते हैं बायोलॉजी में, अपने उसको शो ऑफ करने के लिए कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आकाश में, नो डाउट, बट इतना ज़्यादा एडवांस नीट के लिए ज़रूरत नहीं है यार। एक क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा, 2 क्वेश्चन बाहर आ जाएगा। भाई मुझे नहीं करना 720 स्कोर, मुझे 600 प्लस लाना है, 630 प्लस लाना है, ताकि मेरा MBBS सीट मिले मुझे। ठीक है, मैं अपना MBBS का सपना पूरा कर सकूं। तुम उसके चक्कर में ना, फिर बच्चे क्या करते थे कि एडवांस पढ़ते थे बायोलॉजी, और फिर उसके बाद टाइम ही नहीं बचता था उनके पास, ना उनको एडवांस याद रहता था। तो जो NCERT बेसिक होती थी वो रह जाती थी, फिजिक्स के जो बेसिक होते थे, केमिस्ट्री के बेसिक वो रह जाते थे, फिजिक्स एडवांस, केमिस्ट्री एडवांस, कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैंने कोचिंग ट्रैप एस्केप किया, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा मेंटरशिप प्रोग्राम में, अगर तुम्हें से कोई लेगा तो कैसे करता है। तो मैंने वो किया भाई, जो भी फिर टाइम बचता बायोलॉजी से सिर्फ NCERT पढ़ के, और फिर 1-2 चीज़ और इंपॉर्टेंट पढ़ के, कोई चीज़ नोट से, कोई चीज़ NCERT से, वो पूरा डिटेल प्लान होता है, और वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फिर वो जो बाकी टाइम बचता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देता हूँ। और फाइनली ऐसे ही मैंने 3-4 घंटे पढ़ के आराम से नीट क्रैक कर लिया। आज भी मेरे को ये लगता है कि अगर मेरे को केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हुए आंखों से पानी नहीं टपकता मेरे, पता नहीं जो भी एलर्जी हुई थी, जिसके कारण मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक करी, कुछ क्वेश्चन सही होते हुए भी मैंने गलत टिक कर दिए। तो मैं सिली मिस्टेक फोकस करता हूँ कि मैं सिली मिस्टेक पर फोकस करो। तुम सिली मिस्टेक बहुत मार्क्स खाते हैं, मेरे मार्क्स खा गए भाई 40-50। तो ये हुआ था, बट कोई बात नहीं गाइस, मुझे एम्स बिलासपुर मिल गया ऋषिकेश के बजाय। और आज मुझे लगता है कि एम्स बिलासपुर खूबसूरती के मामले में एम्स ऋषिकेश से ज़्यादा खूबसूरत है। आई नो एम्स ऋषिकेश बेटर कॉलेज है इन टर्म ऑफ एकेडमिक्स, बहुत पुराना कॉलेज है एंड वगैरह वगैरह, PG सीट्स अच्छी हैं, कोटा अच्छे मिलते हैं, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, सिटी अच्छी है। बट मुझे एम्स बिलासपुर में पीस मिल चुका है। आई लव दिस कॉलेज डिस्पाइट इट्स डिसएडवांटेज जो कि बहुत सारी हैं, बट स्टिल आई लव इट भाई। और आई होप कि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी अपने नीट टाइम पे, और फिर उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया और मैं सक्सीड हुआ, वो तुम भी करो एक दिन। और यकीन मानो गाइस, अगर तुम्हारा नीट में नहीं भी होता है और तुम कुछ और करते हो BDS वगैरह या फिर कहीं पे भी, एक बार तुम मेहनत करना सीख लो ना कोचिंग में, तुमने पूरा 100% दिया, सही तरीके से भी करा, और फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। वैसे तो होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क करते हो तो आप निकल ही जाते हो। बट स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है भाई, घूम फिर के भाई मेंटरशिप की बात आ जाती है कि आपको सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आपका हो ही जाता है। पर अगर फिर भी नहीं होता है, तो अगर आप मेहनत करना सीख लेते हो ना, तो सोचो यार, तुम नीट के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गया, 5 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, तो भाई बाकी जो टुच्चे पुच्चे एग्ज़ाम है सिविल के, क्या है भाई, तुम यूँ निकाल दोगे यूँ, समझ रहे हो। तो भाई मेहनत करना सिखा देता है नीट एग्ज़ाम, तो वो तुम सीख लो, उसके बाद तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे पापा हमेशा कहते थे ये बात कि भाई कि बेटा मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा गाइस, कीप ग्राइंडिंग बट कीप ए बैलेंस इन लाइफ, ताकि तुम मेंटली एग्जॉस्ट ना हो जाओ। क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम एंजॉय करते हो या नहीं करते, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हो कि नहीं करते। दैट्स इट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम एंड योर लाइफ।
अगर नीट एग्ज़ाम से बाहर निकल रहे हो तो। एंड दैट्स इट, बाय बाय।